जो योगी जी से उन्होंने अपनों को बचा लिया। नहीं तो जिनको वो अपना मानते थे उन्होंने उनको बचा लिया। अब हमको पता चल गया ना कि आजम खान यानी जो खान है वो उनका अपना नहीं हुआ ना। फिर अगर हम सीधा सीधा कहें कि जो थी समाजवादी में, फिर वही कहूंगी कि वो आज समाजवादी नहीं है। जो उनके अपने थे उन्होंने उनको बचा लिया, और उनको जो अपना नहीं लगा उन्होंने उनको बलि का बकरा बना दिया। मैं फिर वही कह रही हूँ। आज की समाजवादी पार्टी पहले वाली जैसी नहीं रही। अगर पहले वाली जैसी होती तो आजम खान जेल में नहीं होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। सबका हक ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष राफिया शबनम का वो नाम है जिसने 3 तलाक के मुद्दे पर जमकर मोदी सरकार का विरोध किया। तो वहीं एनआरसी और सीएए के आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं शहर में 3 तलाक का सहारा लेते हुए कुछ खुराफातियों ने पति पत्नी के बीच में खाई खोदने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो उस समय भी सबका हक ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष राफिया शबनम ने मोर्चा संभालते हुए पति पत्नी के बीच खाई खोदने वाले खुराफातियों का मुंह तोड़ जवाब दिया। आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मैदान में भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी का हाथ पकड़कर बरेली शहर विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी के रूप में उतरी है राफिया शबनम। आज हमसे बातचीत करते हुए राफिया शबनम पहले तो बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दों पर जमकर बरसी, तो वहीं समाजवादी पार्टी की मुस्लिम विरोधी गतिविधियों पर बरसते हुए कहा। राफिया शबनम क्या करते हैं आप? मैं, जैसा कि सब जानते हैं, मैंने समाज सेवा एक संगठन बना रखा है, सबका हक ऑर्गेनाइजेशन। तो वही मेरी पहचान है, और बाकी समाज सेवा तो करते ही रहते हैं। मैम, आप ये अचानक आप राजनीति में आए, इसका क्या वजह रही है जो राजनीति में आपको आना पड़ा? इसकी मेन वजह यह है कि समाज सेवा अपने हिसाब से कहें, धर्म के हिसाब से कहें, खिदमत खल्क जिसे कहते हैं हम लोग, वो एक अच्छी बात है। करना चाहिए इंसान को, एक दूसरे का दर्द बांटना चाहिए। तो जितना इस संगठन के हिसाब से हो सकता था वो मैंने किया, और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन कुछ काम इतने बड़े होते हैं कि छोटे लेवल से नहीं किए जा सकते। मान लीजिए हमको कोई काम किसी मंत्री से पड़ जाता है, किसी और से पड़ जाता है, या विधानसभा लेवल का या किसी सचिवालय लेवल का बन जाता है, तो एक सामाजिक संगठन होने के नाते हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते जो करना चाहिए मुझे। तो एक वक्त की जरूरत है, एक मांग है कि जिस तरह से सरकारें काम कर रही हैं, जिस तरह से आप अपने आसपास माहौल देख रहे हैं, जिस तरह से मुस्लिमों को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो मुझे ये लगने लगा कि मुझे किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो मेरा मजबूरी कह लीजिए, या जरूरत कह लीजिए, या समाज की जरूरत कह लीजिए, तो मैं ये सोचकर आ गई कि हाँ, कुछ ना कुछ बड़ा करने को मिलेगा। विधायक अरुण कुमार जी हैं और 2 बार के जीते हुए, उन लोगों से आप मुकाबला किन मुद्दों पर और किन हौसलों से करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? देखो, 2 बार से जीते या 1 बार के जीते, या हमेशा से शहर की सीट बीजेपी के खाते में जाती है, तो इससे कोई मनोबल हमारा कम नहीं होता है। इसलिए कम नहीं होता कि हमें मालूम है कि हमने अपना काम कितना अच्छे से किया है। और वो जो बहुसंख्यक समाज है, वो जाहिर सी बात है कि सारा वोट बहुसंख्यक समाज का बीजेपी को जाता है। तो हमने जो काम किया है, हमें लगता है कि हम उनका पूरा मुकाबला करेंगे। हमें अपने काम पर भरोसा है, हमें अपने जनता पर भरोसा है कि अब तक जो हुआ है समाज में, एक तो हिंदू मुस्लिम की खाई, मैं समझती हूँ जो भी पढ़ा लिखा इंसान है वो इसको गलत मानेगा। इसको बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम की खाई बीच में बढ़ी है। कोरोना में जैसा कि हालात हुए हैं, जिनके गए हैं अपने, उनका दर्द अभी भी उनके दिलों में होगा। अगर ये सारे मुद्दों को याद करके जनता वोट देती है, तो मुझे लगता है कि मेरा मकाम उनके बराबर तो होगा ही होगा। देखिए, मुसलमानों को, आपने कहा कि मुसलमानों का ठेकेदार कहती है खुद को समाजवादी पार्टी, तो अब जब कहती थी तब कहती थी। अब आप एनआरसी के मुद्दे पे ले आइए। एनआरसी के मुद्दे पे आपने ट्वीट के अलावा क्या देखा है? कुछ नहीं देखा। हम जिस पार्टी में गए हैं, चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं, उनको आपने देखा होगा जामा मस्जिद में सबसे पहले वो एनआरसी में जो लोग कर रहे थे उनके साथ बैठे थे, सड़क पर आकर उन्होंने काम किया था। हम उम्मीद करते थे कि जो पार्टियां रहनुमाई करती हैं मुसलमानों की, जिस तरह से बरसों से मुसलमानों ने अपने वोट को दिया है, या उनसे कहें कि हम छले गए हैं, तो उन्होंने हमेशा वोट दिया था। तो वो ऐसे मुद्दों पर जब 100 से ज्यादा मुसलमान मार दिए गए थे, तो मैं समझती हूँ सबसे पहले उस पार्टी को सड़क पर आना चाहिए था। अगर मुसलमानों की हितैषी थी तो उनको सड़क पर आना चाहिए था, कि ना कि चंद्रशेखर आजाद जी जो एक स्ट्रगल कर रहे हैं वो आकर हमारे साथ खड़े हुए, उन्होंने हमारा दुख दर्द बांटा। आज भी जहां जहां जाते हैं तो मैंने देखा सबसे पहले वो वहां पहुंचते हैं। तो थोड़ी सी कुछ ये भी बात है कि मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि अब तक जो आपने किया है जरूरी नहीं है कि आप उसको दोहराते रहें,
और आंख बंद करके पट्टी बांधकर किसी के पीछे नहीं जाना चाहिए। आपकी समाज में क्या हो रहा है, आसपास आप क्या झेल रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। जैसे सबसे पहली जो बात आपने कही कि मस्जिद का वो ढांचा जो था, जो शहीद किया गया, हम लोग कहते हैं और शायद कहना भी चाहिए कि मस्जिद को शहीद किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने, पहले इस पे बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब मस्जिद वहीं बनेगी। सबको मालूम है कि फैसला किस तरह से हुआ। अब जो भी हुआ हम लोग सब मानते हैं उसको और माना भी है, लेकिन जो इसका विरोध होना चाहिए था कि किस तरह से हुआ है, किस तरह से जो उसके सबूत निकले हैं, तो क्या कोई पार्टी पलटकर ऐसी पिटीशन नहीं डाल सकती थी कि इसको फिर से रिव्यू में डाला जाए या फिर से इस पर विचार किया जाए। तो सिर्फ मुसलमानों को मस्जिद तक जोड़ देना कि हमने आपकी मस्जिद के लिए काम किया है, वो वोटर के लिए में अहमियत नहीं रखता। आप कहें कि हम मुसलमानों के पक्ष में बात करते हैं तो आपको सबूत देना होगा आप क्या पक्ष में बात करते हैं। मुसलमानों का मुद्दा सिर्फ मस्जिद नहीं है, मुसलमानों का मुद्दा है बेरोजगारी, मुसलमानों का मुद्दा है उनको जो टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों का मुद्दा है मॉब लिंचिंग, मुसलमानों का मुद्दा है कि जो एक भी मीट लेकर जा रहा है उसको किस तरह से मुकदमों में फंसाया जा रहा है। मुसलमानों की जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ना कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे। ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये हमारे धर्म का विषय है और हम इसको सम्मान करते हैं। सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जितने भी उसको सम्मान करते हैं। लेकिन जो एक पार्टी है जो मुसलमानों का मसीहा समझती है, मैं ये कहना चाहती हूँ अपने सारे उन वोटर्स से, अपने उन लोगों से कि एक बार ध्यान से सोचिए कि आपके लिए काम कौन करता है, आपका काम चलता किससे है। सिर्फ एक ही ये सोच लेना, या समाजवादी पार्टी सिर्फ ये सोच ले कि मुस्लिमों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे, तो मुझे लगता है हम उन्हें ऑप्शन देंगे। और एक बार मुसलमानों को क्या, सारे लोगों को, हर धर्म के लोगों को हम पर एक बार तो भरोसा करके देखना होगा। जहां आपने इतने सालों दूसरों को वोट दिया है, किस तरह से आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, एक बार आप किसी और पार्टी को देकर देखिए तो पता चलेगा कि समाज में बदलाव आता है या नहीं। देखिए, बिजली का मुद्दा आपने उठाया, तो क्या करेंगे हम बिजली का? अगर हमारे घर में खाने को नहीं है तो हम फ्री बिजली लेकर क्या करेंगे? पहली बात तो जिनके घर में रोजगार नहीं है, जो बेरोजगार हैं, जो परेशान है, उनके घर में बिजली ही नहीं है, उनके घर में मीटर ही नहीं है। तो ये तो सब मैं कहती हूँ कि दिल्ली के लिए ठीक है, दिल्ली में लोगों को बिजली चाहिए, एसी लगे हैं, बड़े बड़े उनके प्लांट हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं। बरेली में कौन सा उद्योग है, मुझे बताइए, कौन सी फैक्ट्री है जो फ्री में चलेगी? तो हम बिजली का क्या करेंगे? दूसरी बात, स्कूटी बांटने वाली बात है कि स्कूटी बांटेंगे या कुछ और देंगे, तो ठीक है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात तो ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही कि इतनी पुरानी पार्टी है, इतने विधायक सांसद सब रह चुके हैं, बिजली पानी की बात ना करके आप रोजगार की बात कीजिए ना, आप महिला सुरक्षा की बात कीजिए ना। आज भी हाथरस जैसे कांड होते हैं, आज भी देखिए दिल्ली में भी कांड हुआ, बिहार में भी कांड हुआ। तो आप एक महिला होने के नाते पहले जो है सुनिश्चित कीजिए, महिलाओं की जो सुरक्षा है उस पर होना चाहिए। आपको हर जगह, ये ठीक है कि आप हर जगह पुलिस नहीं लगा सकते, लेकिन आपको सुरक्षा तो सुनिश्चित करनी पड़ेगी अगर आप महिला नेतृत्व है कोई। और दूसरे है जो लोग कर रहे हैं बात, तो मैं समझती हूँ बिजली पानी से कुछ होने वाला नहीं है जब तक घर का चूल्हा नहीं जलेगा। देखिए, जिस तरह से अभी बीजेपी ने कहा कि हम अनाज बांट रहे हैं, हम गेहूं दे रहे हैं, हम चावल दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या गेहूं चावल से भला होगा? आप 200 रुपए किलो तो तेल दे रहे हैं, आप 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल दे रहे हैं, डीजल दे रहे हैं, तो बाकी चीजों को भी देखना होगा। अब अखिलेश जी ने कहा कि हम 3000 रुपए भत्ता कर देंगे, 4000 रुपए भत्ता कर देंगे, तो एक व्यक्ति को आप 1 महीने के लिए देकर देखिए ना। हम कहते हैं खुद आप 3000 रुपए में घर का खर्च चला के दिखाइए ना हमें, 3000 में क्या होगा? 3000 में मेरे ख्याल से तो घर में रोटी भी नहीं बन पाएगी। तो एक तो आप इसकी बेरोजगारी को बढ़ाने की बात मत कीजिए, बेरोजगारी को हटाने की बात कीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी है उद्योग लगाना। हमारे यहाँ रबर फैक्ट्री थी, आप देखिए उसको ही बंद कर दिया। तो जिससे रोजगार मिलता है, आप पहले रोजगार का सृजन तो कीजिए। दूसरा मुद्दा, आप हमारे शहर का देख लीजिए, सड़कें कितनी अच्छी हैं। तो बात जो है मुद्दे की बेरोजगारी की होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि हम आपको भीख में दे रहे हैं पैसा। तो हम ऐसे पैसा हमें नहीं चाहिए। मैं समझती हूँ ऐसा पैसा जनता को लेना भी नहीं चाहिए। 2-3 हजार रुपए कुछ नहीं होते हैं। हाँ, कोई वृद्धावस्था पेंशन है तो वो भी 6,000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। तो बात मुद्दों की होनी चाहिए। ये हवाई बातें जो हैं, इससे कुछ नहीं हो सकता। मैं वही तो आपसे कह रही हूँ कि आप अगर गेहूं चावल दे रहे हैं और महंगाई आपने इतनी ऊंची कर दी है, 80 रुपए किलो टमाटर, हमने तो देखा नहीं कहीं 80 रुपए किलो टमाटर मिलता हो। अब 80 रुपए किलो टमाटर लीजिए, 200 रुपए किलो तेल लीजिए और 100 रुपए से ऊपर की दालें लीजिए। तो ऐसे गेहूं चावल को देकर आप क्या नाम कर रहे हैं? और नाम तो साथ छोड़िए, आप उस पर अपना फोटो लगा रहे हैं।
5 किलो गेहूं दे रहे हैं, उस पर आप अपना फोटो लगाकर उसको दे रहे हैं। मतलब एक तो दान दे रहे हैं, ऊपर से एक गरीब को आप जलील कर रहे हैं कि लो ये हमने दिया, साथ ही आप अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। तो दीजिए भी तो कम से कम बेहतर नियत के साथ दीजिए, और ऐसे सोच के दीजिए कि ये क्या गेहूं चावल से कुछ होने वाला है। तो ये राजनीति हो रही है। मेरे ख्याल से सही जो वोट का इस्तेमाल है, अगर मैं अपना वोट किसी को देती हूँ तो मैं उससे उम्मीद करूंगी कि वो मेरे घर तक आए और मेरे घर की बातों को सुने। विधायक बनने के बाद या सांसद बनने के बाद लोग सिर्फ अपने घरों पर बैठते हैं। अगर आप घर पर जाकर वोट मांग सकते हैं तो आप घर पर जाकर उनकी समस्या नहीं सुन सकते हैं। तो जो पुराने विधायक हैं तो वही पैटर्न चलेगा जो चलता है। ये इलेक्शन करीब है, जाहिर सी बात है 4-5 महीने या 3 महीने रह गए हैं, तो उछल कूद तो करनी पड़ेगी। सभी लोग उछल कूद कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ जो काम कर रहा है, काम क्या कर रहे हैं आप, है ना। आप वोट तो मांगने जाएंगे, आपकी नीति क्या है, आपकी राजनीति क्या है, आप बाद में जनता को क्या देंगे, आप कितना जनता के साथ सच बोल रहे हैं, ये मैटर करता है। जाहिर सी बात है कोई भी सरकार बनेगी तो हम वादे करके आएंगे और फिर वादे करके भूल जाएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कह रही हूँ कि उछल कूद करेंगे ज्यादा तो सोच रहे हैं कि वोट ज्यादा मिलेगा, लेकिन उछल कूद से वोट नहीं मिलेगा। वोट मिलेगा कि आप क्या करेंगे आगे। जो आपने पीछे किया है वो तो किया ही है, जो आपने किया है उसको हम नहीं कहते कि नहीं किया या किया, वो एक अलग मैटर है, लेकिन अब आगे आप क्या करेंगे, क्योंकि इंसान के जो विचार हैं वो बदलते रहते हैं। लोग कहते हैं कि समाजवादी वो नहीं रही जो कभी मुलायम सिंह के जमाने में हुआ करती थी। मैं अगर समाजवादी को कुछ कहूँ तो आप कहेंगे कि नहीं यार समाजवादी के आप विरोधी हैं, जाहिर सी बात है विरोधी हैं क्योंकि दूसरे उसमें है। लेकिन एक कॉमन सी बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, अगर ये समाजवादी वही पुरानी समाजवादी है तो आजम खां अभी तक जेल में क्यों है? आजम खां की तरफ से कुछ तो उनके लिए होना चाहिए थी, पैरवी होना चाहिए थी, धरने होना चाहिए थे, प्रदर्शन होना चाहिए थे। अगर पुरानी वाली समाजवादी है तो मैं तो इसको इसी मुद्दे से जोड़ती हूँ कि ये वो वाली समाजवादी नहीं है जो कभी हुआ करती थी आजम खां को। हाँ, तो मैं आज भी वही कहती हूँ कि आपने एक बलि का बकरा उनको दे दिया और बाकी आपके जो अपने थे आपने वो उनको बचा लिए। तो मेरा जो विरोध है तो वो तो वही यही है समाजवादी से। किसी को अच्छा लगता है ठीक है, उनके अपनों में ऐसी क्या कमी थी, क्यों बचा लिया? समाजवादी की पार्टी के अपनों में क्या ऐसी कमियां थी जो योगी जी से उन्होंने अपनों को बचा लिया? नहीं तो जिनको वो अपना मानते थे उन्होंने उनको बचा लिया। अब हमको पता चल गया ना कि आजम खान यानी जो खान है वो उनका अपना नहीं हुआ ना। फिर अगर हम सीधा सीधा कहें कि जो थी समाजवादी में, फिर वही कहूंगी कि वो आज समाजवादी नहीं है। जो उनके अपने थे उन्होंने उनको बचा लिया और उनको जो अपना नहीं लगा उन्होंने उनको बलि का बकरा बना दिया।